नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रकाश से संबंधित टोटल 100 एमसीक्यू, साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू लाया हूं। सुपर फास्ट एमसीक्यू होंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके पहले बता दूं कि मेरी जो है रेलवे फ्री स्पेशल क्लास लगती है अनअकैडमी पर। आप चाहें तो उसको भी मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल की लिंक, मेरे कोड की लिंक और साथ ही साथ क्लास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा कोड है SP2021। ये कोड यूज़ कर आप फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के साथ हमसे जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 100 क्वेश्चन फटाफट बताऊंगा, पूरे वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करें। पहला प्रश्न है आपका, दहली आवृत्ति क्या होती है? तो दहली आवृत्ति क्या होती है, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दहली आवृत्ति होती है जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। आपको मुझे बताना है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से क्या उत्पाद होता है? तो प्रकाश वोल्टेज सेल में सौर ऊर्जा बदल जाती है विद्युत ऊर्जा में। आप प्रकाश वोल्टेज सेल को सौर सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक जो है विचलित हो जाएगा? तो प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए आपेक्षिक उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी आप पदार्थ का फोटोग्राफ लेंगे तो उद्भाषण काल मतलब यहां पर हो जाएगा चमक, अपर्चर। तो पदार्थ की चमक यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देगा? तो सही आंसर यहां पर लाल रंग का अक्षर कम उठाया हुआ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चाक्षुष या फिर चाक्षुष मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो प्रकाश प्रदर्शन एकक में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्रकाश में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्रकाश में प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो मात्रक है वो है आपका ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? तो श्वेत प्रकाश आपका 7 रंगों का होता है। बैजानी हैप्पी नाला 7 रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या फिर ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सीजियम। सीजियम पर परमाणु घड़ी आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस हमेशा निम्नलिखित में से कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आपका जो अवतल लेंस है वह बनाता है ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधा प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जी आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आभासी प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, माफ कीजिएगा, लेंस का नहीं, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी हो? तो कौन बनाएगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण हमेशा छोटी छवि बनाएगा यदि वस्तु उसके सामने रखी हो, है ना। जैसे कांच का, गाड़ी में जो कांच लगे रहते हैं पीछे देखने के लिए, तो उसमें ट्रक भी बहुत बड़ा होगा तो बहुत छोटा हमें दिख जाएगा। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है बताइए? तो आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस होता है आवर्धक लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह के बारे में पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित की जाती है? तो यहां पर सही आंसर है आपका, यदि उपरोक्त
ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तरंगदैर्ध्य की प्रकाश उस पर गिरे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आजकल सड़कों में जो सोडियम लैंप लगे रहते हैं येलो कलर के, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नियोन गैस भरी होती है। सोडियम लैंपों में नियोन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो सबसे सशक्त बल प्रकृति में नाभिकीय बल है, ऑप्शन नंबर सी। और सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया कब शुरू की जाती है? तो यहाँ पर प्रकाश द्वारा ही शुरू कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, होलोग्राम किसे कहते हैं? तो होलोग्राम आपका किसे कहा जाता है? तो 3D एक त्रिविमीय छवि पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, होलोग्राम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परिदर्शी या पेरिस्कोप आपका परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका जो पनडुब्बी रहती है उसमें ऐसा निकला हुआ होता है ऊपर तरफ। ठीक है, आप पानी के अंदर से ऊपर क्या चल रहा है, यहाँ एक लेंस लगा रहता है, एक तिरछा लेंस यहाँ, एक तिरछा लेंस यहाँ, और एक लेंस यहाँ, यहाँ आपको दिख जाता है। परावर्तन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो आपका फाइबर होता है, प्रकाशीय फाइबर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक जो है नरेंद्र कपानी ने जो है ऑप्टिकल फाइबर का 1952 में यहाँ पर इन्होंने आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाशिक तंतु का प्रयोग या फिर ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग आप आजकल देख रहे होंगे, जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, इंटरनेट ब्रॉडबैंड लग रहे हैं आपके, संचार सेवा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता, जब क्या होगा इनमें से? तो जब भी सघन माध्यम से, किसी घने माध्यम से प्रकाश किसी नॉर्मल माध्यम में आता है, सघन से विरल में आता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पानी सघन माध्यम है, कांच विरल माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला कलर का दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाएगा? अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर सी, काला कलर का दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किस कारण से नीला होता है? तो प्रकाश सूर्य से आने वाली हमारी आंखें सिर्फ 7 कलर को देख सकती हैं, बैजानी, हैप्पी नाला। उसमें से लाल कलर बहुत तेज रहता है, तो वो सीधे हमारी आंख पर आ जाता है। बैगनी और नीला कलर क्या होता है? वायुमंडल में ही जो धूल के कण और गैसें रहती है उसमें टकरा के वहीं फैल जाता है कुछ समय के लिए, तो नीले कलर और बैगनी कलर वहीं फैल जाता है। तो हमें जो है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश का लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन आकाश से नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? सेम क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपने इसके ऊपर वाले में पढ़ा था प्रकीर्णन, और यहाँ पर प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है, प्रकीर्णन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो आपका इंद्रधनुष बनता है किस कारण से बनेगा? हाँ, तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, क्योंकि दो ऑप्शन दिए हुए हैं। और इंद्रधनुष जो आपका बनता है, हाँ बिल्कुल, परावर्तन से बनता है। परावर्तन यहाँ पे अकेले कहीं नहीं दिया, ठीक है, परावर्तन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पहले जल की बूंदों का अपवर्तन होता है, उसके बाद उसका परावर्तन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित करते हैं? तो संक्रमण आयन दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो पार्थिव दूरदर्शक। पार्थिव दूरदर्शक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं?
टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग करोगे तो जो आपका श्वेत प्रकाश यहाँ आएगा वो टकराकर 7 अलग अलग रंगों में बट जाएगा और आपको 7 अलग अलग रंग दिखने लगेंगे। प्रिज्म आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा 10th 11th 12th में। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश का परिक्षेपण करने के लिए इस स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, तरण ताल मतलब स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा क्यों दिखता है? तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है आपका ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन कारण हो जाएगा। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है, सेम वही प्रोसेस लगेगी, अपवर्तन सही आंसर हो जाएगा। पानी की टंकी की भी तल ऊपर की ओर दिखाई देता है, सेम आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन होगा उसमें भी, ठीक है, उसमें भी अपवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय लालिमा छा जाती है, इसका क्या कारण है? तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय लालिमा छा जाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तरल से भरे हुए बीकर का तल कुछ ऊपर उठ के दिखाई देता है, सेम आंसर है, अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये सभी डेली लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। लेंस किससे बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्लिट कांच हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत होता है? तो भैया दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत सिनेमा के पीछे होता है। जो आप वीडियो देखते हैं उसमें जो है हजारों फोटो को जोड़ के एक वीडियो बनाया जाता है, तो आपको चलते हुए दिखाई देता है। सिनेमा में भी यही सिद्धांत काम होता है, इसको बोलते हैं दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत, क्योंकि दृष्टि स्थिर रहती है। मरीचिका बनने का एक उदाहरण क्या है? तो मरीचिका बनने का उदाहरण है प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यदि आपको कहीं सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखे तो आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल 100% सही आंसर है। प्रकाश का सबसे पहले अपवर्तन होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन कई जगह ऑप्शन में आपको सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, तो मृगमरीचिका बनने की प्रघटना क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1930 में दिया गया था, ठीक है, और काय में दिया गया था? तो फिजिक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहनों के अग्रदीपों मतलब हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो परवलयी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कई लोग सिर्फ अवतल लगाते हैं, लेकिन अवतल के अलावा यदि आपको परवलयी अवतल आए तो परवलयी अवतल दर्पण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परवलयी अवतल दर्पण याद रखना, ठीक है, और सिर्फ अवतल आए तो सिर्फ अवतल लगा देना। कारों के हेडलैम्प, सेम क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा परवलयी अवतल दर्पण। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो परवलयी अवतल दर्पण यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहन चालन हेतु पश्चिम दृश्य पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाहन पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सेम क्वेश्चन है, वाहन में पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्तल दर्पण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देगा, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देंगी। तो यदि कोई चीज़ आपको वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देती है, जैसे इसमें लिखा है सिर, तो वो तो उत्तल हो जाएगा, और टांगे सेम दिख रही हैं तो समतल। तो यहाँ पर समतल एवं उत्तल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले मापने वाले रोमर थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्रिस्टेनसन रोमर, क्या नाम था? ओले क्रिस्टेनसन रोमर इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1676 ईस्वी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी
एक्स वेग युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग की घटना परावर्तन होने के बाद वेग कितना हो जाएगा। तो ये समतल सतह होगा तो वहां पर परावर्तन होने के बाद भी वेग एक्स रहेगा, याद रखना, ठीक है। वेग सेम रहेगा यदि समतल सतह है और परावर्तन होता है तो। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे कौन से हैं, तो पोलराइज चश्मे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। पहले जो है 2 कलर के चश्मे चलते थे, ठीक है, 3D फिल्म देखने के लिए लाल हरे और लाल नीले। आजकल 3D फिल्मों देखने के लिए पोलराइज्ड लेंसों का यूज़ किया जाता है और LCD लेंसों का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। 2 टाइप के लेंस चलते हैं, LCD और पोलराइज्ड। और पोलराइज्ड जो कांच है आपका आपके हेलमेट के कांच में भी आते हैं और क्या बोलते हैं आपके आजकल चश्मे वाले कांच में भी पोलराइज्ड ग्लास आने लगे हैं। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, तो समुद्र की सीपी ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण के कारण सुनहरी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एशिया का विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ पर है, तो एशिया का विशालतम परावर्ती दूरबीन जो है तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कवालूर में है। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कवानूर में है। इसका व्यास है 2.3 मीटर। इस दूरबीन का व्यास है 2.3 मीटर। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यतिकरण होता है इसका कारण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देने का कारण क्या है, तो बरसात के दिन छोटी तेलीय परतों पर चमक दिखाई देने का यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो व्यतिकरण से होता है, लेकिन व्यतिकरण यहाँ पर कहीं नहीं दिया है। चारों ऑप्शन गलत हैं, व्यतिकरण यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा, व्यतिकरण यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हुए दिखाई देते हैं, तो सभी को पता है हीरे कैसे जगमगाते हुए दिखाई देते हैं, बहुलित आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे, तो प्रकाश तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे और ये दोहरी प्रवृत्ति की होती है प्रकाश तरंगे, याद रखना है ना। प्रकाश हमेशा दोहरी प्रवृत्ति का होता है। हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा जी। तरंग और कण दोनों के भांति व्यवहार करता है, प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति का होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। पौधे धूप लेकर भोजन बनाते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो जेड जॉनसन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में कैसे अंतर पता लगाएगा, तो भैया लेंस की कैसी लंबाई है और कैसा आकार है, इससे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है, तो लैम्बर्ट का नियम ऑप्शन नंबर डी प्रदीप्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 8.3 सही है, लेकिन समय लगता है 8.14 से 8.42, इतना समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश को सूर्य से लगभग कितने समय लगता है, तो 8 सबसे नजदीकी है, तो 8 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णांधता दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। तो भैया एक बात याद रखना, ये अनुवांशिक बीमारी है और इसको किसी भी दोष के किसी भी तरीके से आप दूर नहीं कर सकते, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्णांधता को आप दूर नहीं कर सकते किसी भी लेंस से, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, डेल्टोनिज्म या फिर प्रोटेनोपिया। डेल्टोनिज्म या फिर प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता, उसमें कौन कौन से कलर आपको नहीं दिखते, तो उपयुक्त सभी कलर नहीं दिख पाते, हरा, लाल और नीला नहीं दिख पाओगे, आप फर्क नहीं कर पाओगे। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत का क्षय का कारण बताइए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाहरी वायुमंडल ओजोन परत की हमारी ओजोन परत किससे रक्षा करती है, तो ऑप्शन नंबर डी परावैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है, तो ऑप्शन नंबर सी परावैंगनी विकिरण यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? तो ओजोन, या फिर ओजोन को O3 भी कहते हैं। O3 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किसी स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। तो दूर, यदि आपको दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं तो निकट दृष्टि दोष, और निकट की नहीं दिख रही हैं तो दूर दृष्टि दोष, जस्ट अपोजिट होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उस दृष्टि को दोष को क्या कहेंगे जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु का केंद्र दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु का केंद्र बाहर दिखाई देता है? तो अबिंदुकता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अबिंदुकता सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया जो है आपका यहाँ पर किससे सही कर पाएंगे बताइए, कमेंट करिए फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मायोपिया दूर होता है अवतल लेंस से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को निकट बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर तक आपको अच्छे आराम से दिख जाएगा। 25 सेंटीमीटर से अधिक निकट बिंदु होता है दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन, जूम लेंस क्या होते हैं बताइए? तो जूम लेंस यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस है। जूम लेंस याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायप्टर यहाँ पर किसकी इकाई है? तो डायप्टर किसकी इकाई हो जाएगी? डायप्टर हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता की इकाई हो जाएगी डायप्टर, है ना। ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता की इकाई डायप्टर होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? तो न्यूनतम वेग से कांच में संचलन कौन करेगा? तो यहाँ पर जिसका वेग कम है, ऑप्शन नंबर सी, बैगनी कलर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन, 100 MCQ प्रकाश से संबंधित। वीडियो आपको कैसा लगा? 20-22 मिनट का वीडियो बन चुका है क्योंकि 100 क्वेश्चन थे, फटाफट मैंने बताए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। वीडियो किस किसने पूरा देखा मुझे कमेंट करके बताओ। और भी ऐसे टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आगे भी ऐसे वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।